यात्रा शुरू करते हैं राहुल जी के यात्रा वृत्तांत के साथ। इस यात्रा वृत्तांत के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अब इस यात्रा वृत्तांत को ध्यान से हम पढ़ेंगे और ये महसूस करेंगे कि जैसे राहुल जी के साथ हम भी तिब्बत की यात्रा पर हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। जिस रास्ते से राहुल जी जा रहे हैं उसी रास्ते का वर्णन कर रहे हैं कि ये मुख्य रास्ता है। ठीक है, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना एक बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते में जितने मकान या किले बने हुए वहां पर पहले चीनी सेना का कब्जा था। उनके हटने के बाद वो चीजें यथावत हैं और वहां पर तिब्बत प्रशासन ने अपना कब्जा बना लिया है। ठीक है, वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। तिब्बत में क्या चीजें बढ़िया हैं, वहां पे जात पात छुआछूत बिल्कुल नहीं है और औरतें पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। ये वहां की व्यवस्था है कि अगर बहुत निम्न कोटि का भिखमंगा है तो वही घर के अंदर नहीं जा सकता, बाकी लोग आ जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अब ये वहां का रीति रिवाज होगा कि आप भिखारी जो है वो अपनी झोली में से निकाल के घर वालों को कुछ दे। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगे में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, जिसे खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देंगी। आप चाय बनाने से जुड़े हुए सामग्री उनको दे दें तो वो आपको चाय बना करके वापस कर देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जा करके चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वहाँ का जो समाज है वह इस प्रकार का है कि वहाँ पर अगर बहुत निम्न कोटि का भिखारी नहीं है तो उसे आने जाने की कोई समस्या नहीं है, वह आ जा सकता है और वहाँ के निवासियों को खाद्य वस्तु दे करके पेय पदार्थ बनवा सकता है, पी सकता है, खा सकता है। ठीक है, घर के बाहर भी जा सकता है। तो ये तिब्बत की पहली झलक मिलती है जहाँ पर चोरी छिनैती नहीं है, पर्दा की कोई ऐसी समस्या नहीं है और घर में कोई कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, आगे देखें क्या है इस यात्रा वृत्तांत में। प्रत्येक चीनी केले से हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब जो व्यक्ति राह पर चलते हैं उनसे राह पर चलने का किराया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति एक व्यक्ति है जो उनके साथ यात्रा कर रहा है, जो कि उनका सहायक है वहां पर। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मतलब भिखमंगा होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी खासी जगह मिल गई रहने के लिए। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह न दी थी। देखिए, राहुल जी इसके पहले भी वहां की यात्रा कर चुके हैं 5 साल पहले, और उन्होंने जब एक भद्र नागरिक के रूप में यात्रा की थी तो उस समय उन्हें रहने के लिए जगह किसी ने नहीं दी थी। हम गाँव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त शंख पीकर बहुत ही कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। गरीब झोपड़े में ठहरे, लेकिन सारा मामला जो है वो मनोवृत्ति का है। व्यक्ति क्या सोचता है आपके बारे में उस पर निर्भर करता है। ठीक है, शेष आगे भाग में।